हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी का स्वागत है M2M क्लासेज पर। दोस्तों, आज है 19 अगस्त और देखेंगे आज 19 अगस्त की महत्वपूर्ण सुर्खियों को। सुबह के फिक्स 7:30 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपके सामने आती है। अच्छे से सभी न्यूज़ों को जो 19 अगस्त से संबंधित हुई हैं, टॉप न्यूज़ यानी कह सकते हो बेस्ट न्यूज़ों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखो, इसमें स्टार्टिंग करते हैं पहली न्यूज़ के साथ। अच्छे से समझना सभी को, और जो अच्छी लगे नोट करते जाना प्रॉपर नोट्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर भी करते रहना साथ ही साथ। देखो, पहली न्यूज़ की हाल ही में भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी भारत का राष्ट्रपति। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 52 से लेकर के स्पेशली 61 तक, यहाँ तक पढ़ते हैं। तो देखो, राष्ट्रपति सबसे यानी भारत में राष्ट्रपति का जो पद होता है सबसे ऊंचा पद होता है, और जितनी भी कार्यपालिका की शक्तियां होती हैं सभी राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ठीक है, देखो, राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, और प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के जो और मंत्री होते हैं उन सभी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो देखो, राष्ट्रपति का सचिव होता है, तो इसमें समझ लेना जो राष्ट्रपति का आगे अब सचिव होने वाले हैं वो कौन बनेंगे? दीप्ति उमाशंकर। दीप्ति जो उमाशंकर हैं ये राष्ट्रपति की सचिव बनेंगे। ठीक है, इससे पहले कौन थे? तो देखो, इससे पहले सचिव हैं अभी वर्तमान में कौन है? राजेश शर्मा। राजेश शर्मा। तो ये अब राजेश शर्मा का स्थान लेंगे दीप्ति उमाशंकर। याद रखना, महत्वपूर्ण न्यूज है, यानी राष्ट्रपति की सचिव कौन होने वाली है? दीप्ति उमाशंकर। अब देखो, दूसरी न्यूज़ों को समझने से पहले ये इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट हैं सभी, इनको और एक बार अच्छे से समझ लो। कि जैसे कि देखो, सचिव दिए हुए हैं कुछ अच्छे से, जैसे राष्ट्रपति के सचिव कौन होने वाले हैं बता दिया मैंने, दीप्ति उमाशंकर। जबकि रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिन्हा, याद रखना। और देखो, यह जो है राजेश कुमार सिन्हा 31 अक्टूबर 2024 को वर्तमान में जो रक्षा सचिव हैं कौन है? गिरिधर अरमाने, यानी गिरिधर अरमाने का स्थान लेने वाले हैं। ये जो राजेश कुमार सिन्हा हैं ये रक्षा सचिव बनने वाले हैं। ठीक है, और यानी गिरिधर अरमाने की जब सेवानिवृत्ति हो जाएगी उसके बाद ये बनेंगे। अब देखो, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव ये हैं सलिला श्रीवास्तव, पुण्य सलिला श्रीवास्तव। वर्तमान सचिव अपूर्व चंद्रा के 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने के बाद ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभालेंगे। यानी ये जो पुण्य सलिला श्रीवास्तव हैं ये अपूर्व चंद्रा के स्थान पर। सचिव कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ये दीप्ति गौड़ मुखर्जी के पास हैं। सचिव देखो, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव कटिकला श्रीनिवास हैं। अब अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के चंद्रशेखर कुमार हैं। कैबिनेट सचिव के टीवी सोमनाथन हैं, और गृह सचिव गोविंद मोहन हैं। ठीक है, विदेश सचिव कौन है? तो देखो, विक्रम मिस्री ये पूछे जा सकते हैं विदेश सचिव। इस्पात सचिव कौन है? संदीप पोंड्रेक। ठीक है, तो इन सभी को आप याद कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं हम दूसरी न्यूज। देखो, दूसरी न्यूज काफी महत्वपूर्ण है इसमें कि पैरा ओलंपिक, यानी जो पेरिस में देखो, पेरिस में अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले आप सभी को पता होगा ओलंपिक खेल हुए हैं। तो जहां पर ओलंपिक खेल होते हैं वहीं पर पैरा ओलंपिक भी होते हैं। तो देखो, पेरिस में हुए। अब पेरिस के पैरा ओलंपिक खेल जो होने वाले हैं 2024 में, उसके बारे में इसमें देखो, भारतीय जो ध्वजवाहक होने वाले हैं वो कौन होंगे। यानी पेरिस में जो पैरा ओलंपिक होने वाले हैं उसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक, तो देखो, ये सुमित अंतिल होंगे और भाग्यश्री यादव होंगे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, सुमित अंतिल। यानी इन्होंने जो पिछले पैरा ओलंपिक गेम हुए थे उसमें इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। और देखो, इसके बारे में बता दो कि सुमित अंतिल जो है ये कौन सा गेम करते हैं। ठीक है, टोक्यो में हुए थे पिछले, पैरा भी और वैसे भी। ठीक है, अब देख लो, इसमें जो पेरिस ओलंपिक गेम हुए हैं इन सभी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जो अभी हुए थे ये 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक। अब सभी को पता होगा इसमें पहले स्थान पर अमेरिका रहा था, जबकि दूसरे स्थान पर इसमें रहा था आपका चाइना। भारत इसमें 71वें स्थान पर रहा था। भारत ने
इसमें 1 रजत जीता था, उसके अलावा 5 कांस्य पदक जीते थे। स्वर्ण पदक एक भी नहीं जीता था भारत ने। जैसा कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 पदक जीते थे, उसमें एक गोल्ड मेडल था। देखो इसका मैस्कॉट क्या है, ओलंपिक फ्रीज, यानी फ्रांस की पारंपरिक टोपी है। जो पेरिस ओलंपिक हुए हैं, इसका मैस्कॉट पूछा जा सकता है। स्टार लगा लेना, क्या था इसका, ओलंपिक फ्रीज, यानी फ्रांस की जो पारंपरिक टोपी है वो थी। अब देखो भारतीय मशाल वाहक ये कौन थे, तो देखो ये थे आपके अभिनव बिंद्रा। इन्होंने 2008 का जो ओलंपिक गेम हुआ था बीजिंग में, उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था, और 10 मीटर में, ठीक है, 10 मीटर पिस्टल में जीता था इन्होंने। भारतीय टीम के स्पॉन्सर कह सकते हो, या टीम का स्पॉन्सर कह दो, तो ये देखो अडानी ग्रुप था इसमें। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, तो देखो शरत कमल, यानी अचंता शरत कमल करना इसे, और ये टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। जबकि इसमें पीवी सिंधु ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, तो ये दोनों थे, अचंता शरत कमल और पीवी सिंधु। इसके अलावा इसमें समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन बने, तो देखो मनु भाकर, ये शूटर थी, और इन्होंने 10 मीटर पिस्टल में 2 कांस्य पदक जीते थे भारत के लिए। सबसे पहले इन्होंने ही पदक जीता था पेरिस में। इसके अलावा PR श्रीजेश, ये हॉकी से संबंधित हैं, ठीक है, समझ सकते हो, ये हॉकी से संबंधित हैं, और ये गोलकीपर हैं हॉकी के, ठीक है, भारतीय, और इन्होंने संन्यास भी ले लिया है, और ये अब जूनियर हॉकी टीम के जो भारतीय पुरुष की जूनियर हॉकी टीम है, उसके ये कोच बन चुके हैं, जो हेड कोच हैं वो बन चुके हैं, ठीक है। अब ये देखो सेफ डे मिशन, ये गगन नारंग थे इसमें। पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो देखो बिल्किस मीर, ठीक है, याद रखना। इसमें देखो पेरिस ओलंपिक में 4 नए गेम जोड़े गए थे, यानी 4 न्यू स्पोर्ट्स गेम्स इसमें जोड़े गए, ठीक है। पहला क्या था, देखो पहला था इसमें ब्रेकिंग, दूसरा था इसमें स्केटबोर्डिंग, तीसरा था इसमें स्पोर्ट क्लाइंबिंग, और चौथा था इसमें सर्फिंग। तो ये 4 गेम इसमें पेरिस ओलंपिक में जोड़े गए, ठीक है। तो देखो 2028 में समर ओलंपिक कहाँ पर होंगे, ये लॉस एंजलिस में होंगे, यानी अमेरिका में होने वाले हैं 2028 के समर ओलंपिक। जबकि विंटर ओलंपिक कहाँ होंगे 2030 में, ये फ्रांस में होने वाले हैं, ठीक है, और 2034 में देखो USA में होंगे, ठीक है। तो ये ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपके सामने अच्छे से डिस्कस किए हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो सभी का। अगली न्यूज देखते हैं इसमें। देखो हाल ही में किसे नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है, हाल ही में किसे नया रक्षा सचिव, तो देखो ये राजेश कुमार सिन्हा, यानी याद रखना नया रक्षा सचिव, मैंने अभी पहले बताया था, ठीक है। किसको बनाया गया है नया रक्षा सचिव, ये बनाया गया है किसको, राजेश कुमार सिन्हा को बनेंगे ये अगले, ठीक है। अब ये देखो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें भी, एक सेकंड जस्ट, नहीं थोड़ा बैक, ये देखो मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कबीलन साई अशोक बने। कबीलन साई अशोक कौन बने, मुख्य रेफरी, यानी सबसे कम उम्र के ओलंपिक में, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष ये बॉब राय को चुना गया है। बॉब राय को किसका, आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष। डॉक्टर प्रिंसन जॉर्ज ICAR और CMFRI, दोबारा समझ सकते हो, देखो डॉक्टर प्रिंसन जॉर्ज जो हैं ICAR और CMFRI, इसके क्या बनाए गए, इसके निदेशक नियुक्त हुए हैं। एक सेकंड, देखो ICAR और CMFRI की फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसके निदेशक बनाए गए कौन, ICAR और CMFRI के।
जेनेट यांग द्वारा AMPAS एम पास बोल सकते हो, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष बनी है। ठीक है, कौन? जेनेट यांग दोबारा से। देखो शुभांशु शुक्ला ISS के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए। प्राइम एस्ट्रोनॉट कौन चुने गए? तो शुभांशु शुक्ला। यूपीएससी की नई चेयरमैन प्रीति सूदन बनी है। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये। यूपीएससी की नई चेयरमैन कौन बनी है? तो प्रीति सूदन। चंद्रलाल दास ने इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव पदभार संभाला है। अतिरिक्त सचिव कौन बने हैं? चंद्रलाल दास। किसके? इस्पात मंत्रालय के। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट न्यूज देख लो। अब हाल ही में आनंद महिंद्रा को, देखो कहां पर स्थापित है ये? यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी, यानी किस जगह पर है ये यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी, और इसका आनंद महिंद्रा को चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो देखो ये जो यूनिवर्सिटी है ना, कहां पर है? ये आपकी तेलंगाना में है, तेलंगाना में। और तेलंगाना की राजधानी कहां है? हैदराबाद। ठीक है, कब बना था हैदराबाद? 2 जून 2014 को। ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग होके बना था ये। तो देखो तेलंगाना के बारे में समझ लेते हैं। कैपिटल है इसकी हैदराबाद। CM है इसके रेवंत रेड्डी, और गवर्नर हैं यहाँ के जिष्णु देव वर्मा। ठीक है, इन सभी को याद कर लेना आप अच्छे से। नेक्स्ट, तो देखो ये आपके सामने आनंद महिंद्रा। तेलंगाना सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है। देखो पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है कि किस लिए लॉन्च किया है? टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को, यानी तेलंगाना सरकार के द्वारा टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए, यानी नगर पालिकाओं को टीबी मुक्त करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना का भी शुभारंभ किया है। तो देखो राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना का संबंध किस राज्य से है? तो तेलंगाना से। तेलंगाना सरकार ने किसानों के फसल ऋण माफी के लिए 6000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। तो देखो ये भी महत्वपूर्ण है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। और तेलंगाना में ही कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। पूछा जा सकता है कि कोमुरावेली जो रेलवे स्टेशन है कहां पर है? तो याद रखना ये तेलंगाना में पड़ता है। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा, यानी तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है। किस लिए? विदेश में छात्रों के लिए। और तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। प्रजापालन ये जो कार्यक्रम है इसका संबंध किस राज्य से है? इस तरह से पूछा जा सकता है, तो लगाना है आपको तेलंगाना से। ठीक है, नेक्स्ट अगली न्यूज देखते हैं। हाल ही में अमृत ज्ञान कोष और संकाय विकास पोर्टल, देखो ये काफी अच्छी न्यूज है, इसको आपको अच्छे से समझना है। डबल स्टार या कहो ट्रिपल स्टार वाली न्यूज है, निश्चित पूछी जाएगी एग्जाम में, मेरी गारंटी है किसी ना किसी में। यानी अमृत ज्ञान कोष और संकाय विकास पोर्टल, इसको आपको अच्छे से रट लेना है। तो इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखो इसको लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अमृत ज्ञान कोष और संकाय विकास पोर्टल को। ठीक है, याद कर लेना, अच्छे से समझना है, इसको रट लो, इसको भूलना नहीं है। छठवीं न्यूज है आपके सामने कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना की घोषणा की है? तो देखो ये युवाओं के लिए है, काफी महत्वपूर्ण योजना है और युवा ही अधिकतर इन न्यूजों को पढ़ रहे हैं। तो मैं बार बार कहूंगा कि इस योजना को आपको अच्छे से रटना है, भूलना तो बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम में ये भी पूछी जाएगी कि मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना ये किस राज्य से संबंधित है? तो देखो इसका संबंध है उत्तर प्रदेश से, यानी
रोजगार में बढ़ोतरी के लिए, युवाओं को रोजगार में और अवसर देने के लिए ये योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना, यानी रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए। देखो यानी MSME, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है याद रखना, पूछी जाती है ये भी एग्जाम में। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इसकी फुल फॉर्म होती है अंग्रेजी में, और हिंदी में किसे इसे कहते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। ठीक है, योगी सरकार की नई योजनाएं है और युवाओं को मिलेगा इसमें 5 लाख तक इंटरनेट फ्री। ठीक है, और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। नेक्स्ट, अब ये देखो कुछ प्रमुख योजनाएं आपके सामने, यानी मिशन जो है आपके सामने दिए हुए हैं, इनको भी आपको अच्छे से रट लेना है। देखो मिशन महिला सारथी पहल, क्या हुआ, चलो देखो इसमें मिशन महिला सारथी पहल, इसका संबंध है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, मिशन महिला सारथी पहल का संबंध किससे है, उत्तर प्रदेश से। सपनों का संचय जमा लिंक्ड, सपनों का संचय, सपनों का यानी कह सकते हो संचय जमा लिंक, ये ऋण योजना हिमाचल प्रदेश की है। नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना, इसका भी संबंध देखो किससे है, महाराष्ट्र से। नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना का। कृषक उपहार योजना, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज, शुरू किया है ये बिहार ने। क्या है इसका नाम, मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज, इसको बिहार ने शुरू किया है। उन्नत आरोग्य श्री योजना, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किससे है, आंध्र प्रदेश से। देखो वेस्ट बंगाल ने SC और ST, यानी ST और SC, देखो टाइपिंग मिस्टेक है, आपको ये काट के SC करना है इसे। ST और SC छात्रों के लिए योग्य श्री योजना शुरू की है। देखो इस तरह से पूछा जा सकता है कि योग्य श्री योजना किसके लिए है, तो याद रखना ST और SC के लिए है। और किस राज्य की है ये, तो वेस्ट बंगाल की, यानी पश्चिमी बंगाल की। ठीक है, ग्रामीण आवास न्याय योजना, इसका संबंध है आपका छत्तीसगढ़ से। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, यह किस राज्य की है, उत्तर प्रदेश की। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो देखो यह है आपका जम्मू कश्मीर। राज्य यानी यूटी, केंद्र शासित है अब, तो ये पहले राज्य था। ठीक है, इन सभी योजनाओं का स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से रटना, निश्चित पूछी जाएगी एक तो। अब ये देखो मैं कुछ देशों के आपके सामने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अच्छे से रिवाइज करा रहा हूं, आपको अच्छे से रट लेना सभी को। ठीक है, एक दो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जाता है। तो देखो तुनिसिया के PM कौन है, तो कामिल मदोरी। तुनिसिया के PM कौन है, कामिल मदोरी। और एस्टोनिया के PM कौन है, क्रिस्टन मिशेल। देखो एस्टोनिया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीनों बाल्टिक कंट्री हैं। ठीक है, ईरान के प्रेसिडेंट कौन है, मसूद पेजेस्कियान। देखो मसूद पेजेस्कियान ईरान के। यूके के PM कौन है, तो कीर स्टारमर। स्टारमर कौन है, कीर स्टारमर। और नीदरलैंड्स के PM कौन है, डिक सूप, पूछे जा सकते हैं। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। आइसलैंड के राष्ट्रपति हल्ला टॉम सडोडिटर, नहीं हल्ला टॉम सडोटिर। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति ये क्लाउडिया शिएनबॉर्न। और लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानस नोसेदा। अब देखो चाड के PM, अफ्रीकी कंट्री है चाड, अल्लामाए हालिना। चाड के राष्ट्रपति महामत इदरीस डेबी। वियतनाम के राष्ट्रपति टू लेम। वियतनाम कहाँ का देश है, एशिया का देश है और आसियान कंट्री है। क्रोएशिया के PM कौन है, आंद्रेज फ्लेंकोविक। आंद्रेज फ्लेंकोविक कौन है, यानी क्रोएशिया के PM है। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर कौन है, तो देखो जॉन स्विनी। और पनामा के राष्ट्रपति कौन है, जोस राउल मुलिनो। ठीक है, सिंगापुर के PM कौन है, तो देखो लॉरेंस
वोंग, ये जो सिंगापुर है ये भी आसियान कंट्री है, ठीक है। और देखो सिंगापुर और जापान ये दोनों देश ऐसे हैं, काफ़ी विकसित देश हैं, और इनका जो पासपोर्ट है सबसे शक्तिशाली है, यानी सबसे अधिक देशों में बिना वीजा के आप यात्रा कर सकते हो। आइसलैंड के पीएम बनर्जी बेनेडिक्सन आइसलैंड के पीएम। और ये देखो स्लोवाकिया यानी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी, ठीक है। नेक्स्ट, और आगे भी हैं, देखो ये और देख लो। यानी मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति कौन बने, तो देखो अब्दुल फतेह अल सीसी बने। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के पीएम कौन बने, जुडीथ सुमिनवा तुलका बने। सेनेगल के राष्ट्रपति बासिरो डियो माए फेए बने। पुर्तगाल के पीएम बने लुइस मोंटेनेग्रो, ठीक है। आयरलैंड के पीएम कौन बने, साइमन हैरिस। फिलिस्तीन के पीएम कौन बने, मोहम्मद मुस्तफ़ा। हंगरी के राष्ट्रपति तामस सुलियाक। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी। अब ये देखो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो। यमन के पीएम अहमद अवद बिन। अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नयाब बुकेले। कजाकिस्तान के पीएम ओल्जास वेक्टेनोव। फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब। कोमोरोस के प्रेसिडेंट अजाली असोमानी। ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बर्नांडो एवेरेलो। और ताइवान के प्रेसिडेंट कौन बने, तो लाई चिंग ते। और फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री तो समझ सकते हो कौन है, गैब्रियल एटल। ये पूछे जाएंगे, निश्चित पूछे जाएंगे, गारंटी ले रहा हूं, निश्चित। यानी फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन है, गैब्रियल एटल, ठीक है। कोमोरोस के भी याद करने, फिनलैंड के। तो मैं तो आपसे कहूंगा सभी को एक एक दो दो बार यानी 5-5 10-10 बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। जितना रिवाइज करोगे उतने कंटेस्ट होंगे और याद होंगे, तो आपका जो कहते हैं ना वो बढ़ेगा अंदर से। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये देखो हाल ही में इंडोनेशिया स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, इंडोनेशियाई स्वतंत्रता दिवस यानी इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। तो इसका जवाब मैं छोड़ रहा हूं आप पर, इसका बताना है आपको कब मनाया गया। देखो 15 अगस्त को भारत का मनाया जाता है, 16 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, और 17 अगस्त को कौन सा मनाया जाता है। देखो फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 17 अगस्त को, और 16 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, फिर ये भी बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। और इंडोनेशियाई स्वतंत्रता दिवस ये भी बताना है आपको, दोनों दिवसों को अच्छे से बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, अब ये देखो अगस्त के कुछ दिवस दिए हुए हैं। देखो मेरी सोच है आपके लिए कि मैं करंट अफेयर्स तो कराता ही हूं इसमें, ठीक है। करंट अफेयर्स तो कराऊंगा ही, यानी जो महत्वपूर्ण न्यूज होंगे उनको तो कराऊंगा ही। जो स्टैटिक के महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, सभी एग्जामों में आते हैं, तो उनको भी आपके साथ ही साथ इसमें लेता रहूंगा। यानी समझ सकते हो आपका अच्छे से नोट्स यानी जीएस का निचोड़ सा बनता चलेगा महत्वपूर्ण। तो देखो इसमें डे देख लो, 1 अगस्त को कौन सा बनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और वर्ल्ड लंग कैंसर डे भी मनाया जाता है। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। और 4 अगस्त को मनाया जाता है अमेरिकी तटरक्षक दिवस, ठीक है। पेन चेंज कर लेता हूं थोड़ा, ये देखो। और 5 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। देखो क्यों मनाया जाता है, बार बार बताता हूं मैं इसको, कि 6 अगस्त को ही यानी 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान का शहर है यह हिरोशिमा, इस पर एक लिटिल मैन यानी लिटिल मैन ही नाम था शायद उसका, लिटिल मैन, और देख लेना और कुछ नाम हो तो, इस नाम का एक परमाणु बम गिराया गया था किस पर, हिरोशिमा पर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो इसी वजह से यानी हिरोशिमा पर काफ़ी जनधन की हानि हुई थी, और जापान जो है जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो 2 परमाणु बम हुए थे, गिरे थे, उसी की वजह से उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो इसी की याद में ये मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस।
7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस। देखो नागासाकी ये जापान का ही शहर है, अमेरिका ने दूसरा बम फेंका था फेटमैन नाम का, ठीक है, ये इसी पर फेंका था, नागासाकी पर। पहले बम को देखना, क्या नाम है उसका, फेटमैन इसका नाम है। और विश्व आदिवासी दिवस भी 9 अगस्त को मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और जैव ईंधन दिवस। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस और युवा दिवस भी मनाया जाता है। युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर, ठीक है। हाथी किसके समान है, युवा किसके समान है, हाथी के समान। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस, यानी विभाजन के दौरान जो यादें जुड़ी हैं, जो जनधन की हानि हुई, जितनी जानें गई, सभी की स्मृति में मनाया जाता है। 16 अगस्त को राष्ट्रीय स्वतंत्रता, 16 अगस्त को राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस, ठीक है। 1 मई को मनाया जाता है लेबर डे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, इसमें महत्वपूर्ण न्यूज़ें हैं आप सभी के सामने। देखो अच्छी न्यूज़ें लगे, आपको लगे कि क्लास यूजफुल है, ये करंट अफेयर्स डेली की, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और लाइक शेयर करो। जितने भी स्टडी ग्रुप हैं आपके, सभी में भेजते रहो, क्योंकि सभी को फायदा होना चाहिए, सभी के पास ये महत्वपूर्ण न्यूज़ें मिलनी चाहिए। तो देखो भारत ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं। 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो देखो भारत ने इसमें 3 तो गोल्ड मेडल जीते हैं, इसमें कितने, 3 गोल्ड, इसमें 2 सिल्वर जीते हैं और इसमें 2 ही जीते हैं कांस्य पदक, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। तो देखो इसमें 3, 2 और 2, 7 हो गए, 7 कहीं नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, डी। देखो इसमें 4 सदस्य थे, ये जो दल है ये 4 सदस्य थे इसमें, यानी 4 खिलाड़ी थे इसमें, कह सकते हो। ये जो आपका 17वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड हुआ है, इसमें कितने सदस्य थे खिलाड़ी भारत के, तो 4 थे इसमें, और 7 पदक जीते हैं इसमें कुल। देखो आपके सामने है ये न्यूज जो है, इसमें अच्छे से समझ लो इसको भी, कि गुजरात, केरल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के ये छात्र जो हैं, ये 4 सदस्यीय दल था भारत का, और 3 प्रतियोगिता, यानी इसमें श्रेणियां थी। प्रतियोगिता में कितनी श्रेणियां थी खेलों की, 3। जैसे कि आप सिद्धांत और व्यवहारिक और पृथ्वी प्रणाली परियोजना, यानी दोबारा समझो, सिद्धांत और व्यवहारिक, पृथ्वी प्रणाली परियोजना और अंतर्राष्ट्रीय दल दायर जांच, ये 3 जो श्रेणियां हैं, इसमें 3 स्वर्ण, 2 कांस्य और 2 रजत पदक जीते गए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश को 1400 किग्रा कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं। कितनी, 1400 किग्रा कैंसर रोधी दवाएं। तो देखो ये भारत ने भेजी हैं सीरिया को। किसको, सीरिया को। सीरिया के बारे में जान लेते हैं, सीरिया की राजधानी यानी कैपिटल कहाँ है। तो देखो इसकी राजधानी है डेमास्कस, ठीक है, डेमास्कस कर सकते हो, डेमास्कस कर दो इसको। करेंसी है यहाँ की सीरियन पाउंड, और प्रेसिडेंट कौन है इसके, बशर अल असाद, बशर अल असाद यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सीरिया को मानवीय सहायता भेजी है, और अपनी मानवीय प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए भारत ने सीरिया को कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं। देखो भारत इस तरह के कार्य हर टाइम करता है, सभी की मदद करता रहता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भारत की कोई मदद करे या ना करे, लेकिन हम भारतीय हैं, और भारतीय के अंदर ये यानी कूट कूट करके भरा हुआ है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, यानी परहित, दूसरे का भला करने से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को पीड़ा देने के बराबर कोई पाप नहीं है। तो भारतीय सदैव दूसरे का हित ही करते हैं, यानी परहित किसी का नहीं करते हैं, परहित ही करते हैं, लेकिन किसी को पर पीड़ा यानी दूसरे को पीड़ा कभी नहीं देते हैं। तो समझ सकते हो इसमें लगभग 1400 किलोग्राम की यह खोज यानी खेप जो है, खेप सीरियाई सरकार और उसके लोगों को बीमारी से लड़ने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगली न्यूज देख लो। अब
हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकों को देश छोड़ने के लिए ऑफर दिया है? देखो कितना अच्छा देश है, यानी कह सकते हो कोई व्यक्ति हो इस तरह के ऑफर दे दे कि चाहे तो जैसे कोई कंपनी है, अगर किसी की कंपनी है और वो कह दे कोई अगर कोई गलती करे या ना करे, किसी को कोई कंपनी में काम करना पसंद आए या ना आए, तो उससे कह दे कि आप जब तक रहना चाहो रह सकते हो, अगर आपको लगे कि कंपनी पसंद नहीं है तो कंपनी को जब चाहो जब छोड़ सकते हो। तो इसी तरह से देख सकते हो। तो ये स्वीडन के बारे में कहेंगे हम कि स्वीडन के द्वारा ये कहा गया है कि अपने नागरिकों के लिए कि अगर उन्हें यानी अपना देश यानी स्वीडन में रहना, स्वीडन की संस्कृति, स्वीडन का सब कुछ जो वातावरण वहाँ का, यानी स्वीडन की स्थिति अगर आपको पसंद नहीं आती है तो आप जब चाहें आपका जब मन करे स्वीडन को छोड़ सकते हो, निश्चिंत होकर के छोड़ सकते हो। हमारा आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। यानी अगर आपको लगे कि अच्छा है स्वीडन में रहना तो कभी तक भी खुशी से रह सकते हो। अगर आपको लगे कि नहीं हमें स्वीडन में रहना पसंद नहीं है, हम और देश में रहना चाहते हैं वहाँ की नागरिकता लेकर के, तो आप स्वीडन को खुशी से छोड़ सकते हो। तो देखो स्वीडन के बारे में, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, जो बनी थी 1972 में। करेंसी है यहाँ की स्वीडिश क्रोना, ठीक है, स्वीडिश क्रोना। और पीएमए यहाँ के अल्फ क्रिस्टरसन, ठीक है, ये स्वीडन के पीएम है उल्फ क्रिस्टरसन। नेक्स्ट देखो हाल ही में इसरो ने EOS 08 और SRO उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? यानी किसने लॉन्च किया है? तो देखो इसका सही जवाब क्या होना है, यानी ये पूछा है कि इसरो का वो रॉकेट बताना है जिस रॉकेट ने EOS 08 और SRO उपग्रह को लॉन्च किया है। देखो SSLV, इसका मतलब क्या होता है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल D3, SSLV D2 और आपका SSLV D1, SSLV D0। देखो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में, वहां से लॉन्च किया गया है। तो इसके बारे में इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? इसके बारे में बता दो किसी को पता हो तो। देखो इसमें, देखो इसके बारे में भी बताना है आपको कि EOS 08, एक सेकंड इसको मैं देख लेता हूँ, थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन हो गया है इसमें कि EOS 08 को किसने लॉन्च किया है। कोई बता सकता है? बता सकता हो तो बता दो। तो देखो EOS 08 को लॉन्च किया है SSLV D3 के माध्यम से, ठीक है, किसके माध्यम से? SSLV D3 के माध्यम से। तो इसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? काफी अच्छी न्यूज है ये, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इसको D3 से यानी SSLV D3 से लॉन्च किया गया है। जैसे देखो PSLV काफी हैवी रॉकेट है, इसके बारे में देखो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ऐसे ही GSLV, इसकी फुल फॉर्म होती है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। सबसे शक्तिशाली रॉकेट है भारत का। अब ये देखो कुछ रॉकेटों के नाम देख लेते हैं जिसके द्वारा जो उपग्रह जोड़े गए हैं यानी भेजे गए हैं। जैसे GSLV F12, इसके द्वारा उपग्रह NVS 01 ये लॉन्च किया गया, किसके माध्यम से? GSLV F12 के माध्यम से। GSLV D2 के माध्यम से EOS 07, जानस 01 और आजादी सेट 2, यानी भारत का सबसे छोटा रॉकेट। देखो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पर स्टार लगा लेना, पूछा जाएगा कि भारत का सबसे छोटा रॉकेट कौन सा है? आजादी सेट 2, जबकि GSLV जो रॉकेट है वो भारत का सबसे बड़ा है। देखो PSLV C54, इसके माध्यम से INS 2B सैटेलाइट, ये भूटान का है, ये लॉन्च किया गया। भूटान का सैटेलाइट कौन सा है?
INS-2B सैटेलाइट, ये भूटान का। PSLV C-54 के माध्यम से। ये देखो PSLV C-55 TELEOS, टेलीओस कह सकते हो। ये 2 है इसका, ये सिंगापुर सैटेलाइट है, सिंगापुर का। ठीक है। PSLV C-56 यानी PSLV C-56 के माध्यम से DSR, ये सैटेलाइट है सिंगापुर का। ठीक है। DSR कहाँ का सैटेलाइट है? सिंगापुर का। देखो ये स्टार वाला है, पूछा जाएगा। PSLV C-57 ये आदित्य L1 यानी सूर्य से संबंधित जो उपग्रह है वो 57 से भेजा गया है, ये भी स्टार लगा लो, ये भी पूछा जाएगा। देखो PSLV C-58 ये एक्सपोसेट, ये पोलिक्स, ये एक्स स्पेक्ट, समझ सकते हो। ठीक है। इससे यानी PSLV C-58 के माध्यम से एक्सपोसेट जो उपग्रह वो लॉन्च किया गया। GSLV F-14 के माध्यम से इनसेट 3DS जो उपग्रह है ये लॉन्च किया गया। ठीक है। इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से रट लेना, ये पूछे जाएंगे, निश्चित पूछे जाएंगे, कोई ना कोई जरूर पूछा जाएगा। इसकी फुल फॉर्म आपको ऐसे याद करना है, GSLV की जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, PSLV की पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है। SSLV की स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। नेक्स्ट, अभी देखो अगली न्यूज। हाल ही में हमारे विदेश मंत्री ने अड्डू डेटोर लिंक ब्रिज का उद्घाटन कहां पर किया है? अड्डू डेटोर लिंक ब्रिज का श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव। तो देखो ये कहां पर किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मालदीव में। ठीक है। मालदीव की राजधानी माले। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। ठीक है। जयवर्धनपुरम कोट्टे। बांग्लादेश की ढाका। ठीक है। श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे, ठीक, ये इसकी राजधानी है, याद कर लेना। नेपाल की काठमांडू, ये भी याद कर लेना। ठीक है। इन सभी को अच्छे से रट लेना। इसमें देख लो आगे कि विदेश मंत्री जयशंकर, इन्होंने रविवार को मालदीव में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था और इन्होंने अड्डू पुनर्ग्रहण और तट संरक्षण परियोजनाओं का हस्तांतरण किया। समारोह और एग्जिम बैंक की ऋण सहायता के तहत भारत सरकार की मदद से बनाई गई 4 लेन डेटोल लिंक सड़क परियोजना का उद्घाटन किया। ठीक है। मालदीव में गए थे ये अभी एस जयशंकर। मोहम्मद मोइजू वहां के कौन है? राष्ट्रपति, उनसे मिले थे। ये देखिए, देखो 13वीं न्यूज। भारत ने किस देश से आयातित स्टील पर डंपिंग रोधी जांच शुरू की है? देखो आयातित जो स्टील है उस पर डंपिंग रोधी जांच यानी किस देश से आ रही है ये स्टील? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा वियतनाम। वियतनाम के बारे में देखो, यहाँ की राजधानी हनोई है। वियतनाम की करेंसी क्या है? वियट डोंग है यहाँ की करेंसी। प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के फाम मेहन चिन। देखो ये चाइनीज नाम है, फाम मेन चिन। ठीक है। तो देखो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है, रूस की मॉस्को है। ठीक है। इन सभी को याद कर लेना अच्छे से। आज की लास्ट न्यूज है आपके सामने। हाल ही में किसने राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है? राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का शुभारंभ। तो देखो इसका जो शुभारंभ किया गया है ना, ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, जो केंद्रीय मंत्री हैं वर्तमान में, इनके द्वारा ये राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली ये लॉन्च की गई है। ठीक है। देखो इसमें समझ लो अच्छे से कि टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में, एक सेकेंड जस्ट, हाँ ठीक है, टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। यानी उत्तर प्रदेश सरकार जो है नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी, ये महत्वपूर्ण है। घर घर सोलर पहल किसने शुरू की है? उत्तर प्रदेश में टाटा पावर ने। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है।
यानी भारत में सबसे अधिक संपीड़ित गैस जो है, बायोगैस जो है, ये कहाँ उत्पादित की जाती है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, नेपाल से और उत्तराखंड से सीमा बनाता है। ठीक है। इसमें स्थापित किया जाएगा बायोप्लास्टिक पार्क। ठीक है। अच्छे से सभी न्यूज़ों को समझ लिया होगा, मैंने आपके सामने अच्छे से समझी डिस्कस की हैं। बताइए कैसी लगी सभी न्यूज़ें, क्या कुछ सीखने को मिला, क्या कुछ आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में बता दो। ठीक है। ये जो करंट अफेयर्स आती है डेली सुबह 7:30 बजे आती है। इसमें 10-15 न्यूज़ें होती हैं, उससे संबंधित फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, स्टैटिक जीके के भी टॉपिक होते हैं डिटेल से। ठीक है। तो सभी को इस तरह से करते रहो। मेरी गारंटी आप सभी से, 1 महीने लगातार ले लो करंट अफेयर्स को। अगर आप फिर बाद में इसे छोड़ जाओ तो मुझसे कह देना। 1 महीने लगातार ले लो। 1 महीने के साथ ले लोगे आप तो फिर आगे तो निश्चित लोगे, और फिर उसके बाद अगर आपने 6 महीने कंटिन्यू ले लिया तो किसी भी एग्जाम की गारंटी है मेरी, करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं सकता है। यूपी पुलिस, एसएससी से लेकर के यूपी पीसीएस, आरओ सभी एग्जाम तक। ठीक है। सीजीएल और किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स आती है, निश्चिंत होकर के पढ़ सकते हो। दृष्टि थ्रू क्वेश्चंस की मैं आपके सामने डिस्कस करता ही हूँ, डेली क्वेश्चंस को अच्छे से समझता हूँ। वो तो आपके सामने 8:30 बजे डेली सुबह होती है, उसको भी देखना। यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट वो चलता है शाम को 9 बजे। किसी दिन नहीं आ पाता है, लेकिन आता ही रहेगा जब तक एग्जाम होगा। ठीक है। 2-3 यानी 25-26 के आसपास एग्जाम है यूपी पुलिस के, तो समझ सकते हो जब तक 3-4 प्रैक्टिस सेट तो मैं निश्चित कराऊंगा। उन सभी को अच्छे से समझना, पढ़ते रहो, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया तो लाइक शेयर कर दो। मिलते हैं कल फिर कल की न्यूज़ों के साथ। बाय, जय हिंद।